हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं और इन MCQs के साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट जीके के पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं सभी पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और हमारी ये जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और 2, 3 और 4 अगस्त से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे यहाँ पर ये MCQs बनाए गए हैं। तो वीडियो को आप पूरा सुनिए, स्किप बिल्कुल मत करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है तरंग शक्ति को लेकर। देखिए ये है तरंग शक्ति मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। ये कंडक्ट होगी 2 फेजेज़ में, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है 2 फेजेस में तो हो रही है, यानी कि तरंग शक्ति बहुपक्षीय अभ्यास 2 चरणों में आयोजित होगा, लेकिन कहाँ कहाँ पर होगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है सुलूर तमिलनाडु में, ठीक है। सेकंड है जोधपुर राजस्थान में और थर्ड है गांधीनगर गुजरात में, या D, A और B। तो देखो इसका आंसर क्या है कि हमारा A भी सही है, सुलूर वाला जो कि तमिलनाडु में है और जोधपुर जो कि राजस्थान में है, ये भी सही है। तो सही आंसर इसका आएगा D, ठीक है। तो D है क्योंकि दोनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। अब देख लेते हैं कि ये तरंग शक्ति है क्या। देखिए तरंग शक्ति जो है ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, लेकिन ये लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, 2 फेजेस में हो रही है, ये हमने देख ही लिया है। और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स है वो इसे कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब देखो 2 फेजेस की बात हमने करी थी, तो फेज़ 1 जो उसका हो रहा है, फेज़ कितने देखे अभी हमने 2 फेज़ देखे, ठीक है। फेज़ 1 देखा, फेज़ 2 देखा। तो फेज़ 1 जो है वो हो रहा है 6 से 14 अगस्त के बीच में, ठीक है। 2 जो चरण है, फेज़ मतलब चरण, ठीक है। तो 2 चरणों में हो रही है। तो पहला चरण जो हो रहा है 6 से 14 अगस्त अभी इसी महीने में होने वाला है, और ये हो रहा है आपका सुलूर में, ठीक है। कहाँ हो रहा है? सुलूर तमिलनाडु में। और जो फेज़ सेकंड है यानी कि जो दूसरा चरण है वो होगा 1 से 14 सितंबर के बीच में, ठीक है। 1 से 14 सितंबर के बीच में वायुसेना करवा रही है, तो ये होगा जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तरंग शक्ति को लेकर के, क्योंकि ये हाल की हाल अभी होने वाली है। और जो भी एग्ज़ाम आपके पास हैं इसी महीने के जो पास में एग्ज़ाम है वो यहाँ पर क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। और देखिए ये भारत में ही होगी तरंग शक्ति जो है, ठीक है। कहाँ पर होगी? हमारे इंडिया में है, भारत में है। तो ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर सेलेक्टेड फॉर एक्सियोम फॉर मिशन। देखो यहाँ पर है एक्सियोम फॉर मिशन के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम फॉर मिशन के लिए चुने गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, ठीक है। तो देखो इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन से हैं देख लेते हैं। अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, है ना, ये हैं, या फिर शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नैयर हैं, या फिर प्रशांत नैयर और अंगद प्रताप हैं, या फिर अंगद प्रताप और है शुभांशु शुक्ला है। तो देखो इसका सही आंसर आएगा शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नैयर, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये नाम हमें नहीं भूलने हैं, ये याद रखना है कि शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नैयर, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्सियोम 4 मिशन जो है ये इसकी बात करी गई है। तो देखो ये जो एक्सियोम 4 मिशन है, पहली बात तो हमारे इंडिया का नहीं है ये, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन कहाँ का है? ये है नासा यानी कि अमेरिका वालों का है। तो एक तो अमेरिका वालों की गवर्नमेंट एजेंसी हो गई और एक यहाँ पर हो गई एक्सियोम स्पेस करके, ठीक है, ये प्राइवेट एजेंसी है। तो ये दोनों मिल करके इस मिशन को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये दोनों मिल करके कंडक्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर के लिए ये मिशन है। तो बस हमें इतना इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये लॉन्च कब होगा, जो कि ये न्यूज़ में आ चुका है। तो देखिए लॉन्च हो रहा है अभी इसी अगस्त के महीने में, ये लॉन्च होने जा रहा है। अगस्त 2024 में ये लॉन्च हो रहा है। कहाँ से हो रहा है?
तो देखो ये हो रहा है फ्लोरिडा से, ठीक है, कहाँ से, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ऐसे पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। अब ये है नासा का, अमेरिका वालों का। अब लेकिन इंडिया के जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको चूज़ करा गया है, तो इसीलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना। तो हमें यहाँ पर अपने यहाँ के जो 2 लोग हैं कि शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नैयर, इनके नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है। बार बार रिवीजन भी करते रहिए। ये अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, रिसेंटली रिलीज्ड द ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, 2024 रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंक क्या है ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी हुआ है ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, इसमें भारत की रैंक कितनी है। देखो ऐसे जो इंडेक्स होते हैं जहाँ भारत को एक रैंक दी जाती है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो क्या 56 है, 43 है, 39 है या फिर 44 है, तो क्या है 39, ठीक है, क्या आएगी 39 रैंक है, ठीक है। तो अभी ये रिपोर्ट में 39वीं रैंक है, 39वीं रैंक है, कितने देशों में से है, तो ये रैंक है 119 देशों में से, ठीक है ना। अच्छा ये पब्लिश किसने करी है ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिश किसने करी है, तो ये करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है, किसने करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि क्या है ये है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि किसके द्वारा ये पब्लिश करी गई है, ठीक है, इंडिया की है क्योंकि इंडिया की एक रैंक दी गई है, ठीक है ना, इसके द्वारा प्रकाशित करी गई है, इंडिया की एक रैंक है, तो इंडिया की रैंक 39 है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो, आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं। एक है बिहार स्पेशल सीरीज़। देखिए बिहार स्पेशल सीरीज़ में स्पेसिफिकली जो एग्ज़ाम्स बिहार में हो रहे हैं ना, उनको लेकर ये सीरीज़ है, ठीक है। अभी उसी को लेकर के हमने लास्ट 6 मंथ के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसकी वीडियो डाली है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। बिहार की हिस्ट्री यानी कि इतिहास को कवर करवाया है 3 वीडियोज़ में, ठीक है, 1 लाइनर में करवाया है, लेकिन ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस को हमने 1 लाइनर में करवाया है। ऐसे ही अभी ज्योग्राफी चल रही है यानी कि भूगोल चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको 1 लाइनर में हम लोग करवा रखे हैं, और 2 वीडियोज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, अभी और भी वीडियोज़ धीरे धीरे अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण ये भी हमने दिया है, ठीक है, ये बिहार को लेकर के है, स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए जो कि बिहार में एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर से कीजिए। चलिए अब आती है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस। इसमें एनसीईआरटी के फुल चैप्टर्स पहले पढ़ाए जाते हैं विद नोट्स भी दिए जाते हैं, आपको खुद से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं और अलग पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चैप्टर से बनने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं। इसी एनसीईआरटी में से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था ना जुलाई में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये है जीएस की 8 एमसीक्यूज़, ये तो वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर अच्छा अब है मंथली मैगजीन में पिछले महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम लोग 1 लाइनर्स में लेकर आते हैं, ठीक है। अभी जुलाई का महीना जो गया है उसमें हमने 41 लाइनर में पूरी मैगज़ीन को कंपाइल करके लेकर आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर को इंक्लूड करा गया है। फिर आती है ट्रिक्स की 5 एमसीक्यूज़, यहाँ पर ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन एक ट्रिक्स के ज़रिए यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। मेंस टॉपिक्स की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट मेंस के वो टॉपिक्स हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और पॉलिटी एमसीक्यूज़ की अगर देखें तो यहाँ पर कई सारी वीडियोस पहले बना रखी हैं, तो आप जाकर वहाँ से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पोस्ट करे जाते हैं, तो जाइए अपनी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल विज़िट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है रिसेंटली, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब क्लासिफिकेशन इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। तो बेंच को हेड किसने करा था? ठीक है, अभी क्या हुआ है कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसने SC और ST समुदायों में उपवर्गीकरण करने को मंजूरी दी है। जैसे कि पहले सिर्फ अब तक OBC कैटेगरी में हुआ करता था, अब ये SC और ST कैटेगरीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि रिजर्वेशन को लेकर है। ठीक है, तो ये खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, हमारे खुद के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बेंच में कौन से इसमें जजेस थे, ठीक है ना, किसने इसकी अध्यक्षता करी थी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? क्या जस्टिस बेला त्रिवेदी ने करी थी, या फिर जस्टिस BR गवई ने करी, या फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने करी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने करी? किसने करी? देखिए इसका आंसर है C, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे देश के, चंद्रचूड़ जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, तो 7 जजेस की बेंच थी, ये 7 जजेस की बेंच थी उच्चतम न्यायालय की। देखो यहाँ पर ना उच्चतम आएगा। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का एक ही है। ठीक है, तो इसलिए उच्चतम आएगा, उच्चतम न्यायालय है। तो यहाँ पर 7 जजेस की बेंच चाहिए। ठीक है, अब 7 जजेस की बेंच थी, तो उसमें से फैसला क्या है? फैसला आया है 6:1 का, यानी कि 6 जजेस ने बोला हाँ जी हाँ ये होना चाहिए, और 1 जज वो थे जिन्होंने बोला जो इसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, जो इसके डिसेंट में थे, तो वो कौन से थे? अब क्योंकि एक ही जज हैं, तो देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन थे अलग से, है ना, तो वो थे जस्टिस बेला त्रिवेदी। ठीक है, कौन थे वो? जस्टिस बेला त्रिवेदी, ये वो थे जो कि अकेले एक तरफ थे, और बाकी 6 जो लोग थे, ये इन सभी की सहमति से ये फैसला आया है, जिन्होंने सब क्लासिफिकेशन SC और ST कम्युनिटी में अलाउ कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो 6 लोग हैं, इन्होंने एक सहमति जताई है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि 7 जजेस थी, 6 और 1 का रेशो ये याद रखना है, जो अलग से जज हैं उनका नाम याद रखना है। ठीक है, अब देखो हम ना इन 6 जजेस के नाम भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनकर आ सकते हैं। कौन कौन से थे? तो देखो अब अभी हमने क्या पढ़ा कि हेडेड बाय तो हमने पढ़ लिया कि हाँ ये DY चंद्रचूड़ ही थे। ठीक है, तो एक तो हमारे यही हो गए DY चंद्रचूड़। ठीक है, एक ये हो गए, और बाकी कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो बाकी है, एक है बेला, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये वो हैं जो कि अलग से थे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो अब एक थे BR गवई करके। ठीक है, एक है BR गवई, फिर एक है विक्रम नाथ। ठीक है, कौन है? विक्रम नाथ। फिर एक है पंकज मिठल। ठीक है, पंकज मिठल। फिर एक है मनोज मिश्रा, ये है मनोज मिश्रा, और एक है सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 वो लोग हैं जिन्होंने बोला है हाँ अलाउ होना चाहिए, और 7वें ये हैं जिन्होंने बोला है जो इसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वाज अपॉइंटेड न्यू चेयरपर्सन ऑफ UPSC। देखो हाल ही में UPSC के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्या वो प्रीति सूदन है, या मनोज सोनी है, या RM बैथ्यू हैं, या फिर संजना शर्मा है? तो देखिए मनोज सोनी तो पहले थे, जो अभी जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो सही आंसर है इसका प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन है। तो ये जो प्रीति सूदन थी, अब इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हम जान लेते हैं। तो प्रीति सूदन जो थी, ये पहले यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी में थी। ठीक है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थी ये। ठीक है, क्या थी? यूनियन में एक हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट पर थी। ठीक है,
अच्छा, अब इन्हीं का अपॉइंटमेंट यहाँ पर करा गया है कि अब ये जो है मनोज सोनी की जगह यहाँ पर ये यूपीएससी की चेयरपर्सन ये बन गई है। इनका टेन्योर देख लेते हैं, यानी कि कब से कब तक के लिए हैं। तो इनका जो टेन्योर है वो है अप्रैल 29, 2025 तक का है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, अप्रैल 29, 2025 तक का है। अब देखो यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो प्रीति सूदन है ये पहली महिला नहीं है। इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले एक महिला और थी, ये तो सेकंड वुमेन बनी है। तो इनसे पहले थी RM बैथ्यू, ये भी एक बार बनी है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट नंबर की बनी है, फर्स्ट नंबर की ये वाली थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर की RM बैथ्यू थी। ठीक है, और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1992 से 1996 तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने डिस्कस कर लिए। इन्हीं पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन बन के हमारे पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करते चलिए अपनी नोटबुक में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाउड बस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बादल फटने के संबंध में सही है? देखो यहाँ सही पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला है सडन लोकलाइज्ड वेरी हैवी डाउनपोर विद क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब कि अचानक स्थानीय भारी वर्षा के कारण के साथ बादल का गड़गड़ाना और बिजली का चमकना। ठीक है, ये भी होता है। और मोस्टली अगर इन हिली एरियाज, क्या ये है? रिजल्ट्स इनटू वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर अति उच्च तीव्रता वाली वर्षा होती है। तो देखो सारे ही सही हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है और सी वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, सारे ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं। अब देखो हमारी न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है? क्लाउड बस्ट की घटना अभी घटी है, बादल फटने की, यानी कि बादल फटने की हिमाचल प्रदेश में घटी है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में घटी है? देखो एक में नहीं हुई तो ये शिमला में भी है। ठीक है, ये मंडी में भी घटी थी। ठीक है, और कुल्लू। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश के। 4 लोग इसमें मर चुके हैं और 49 यहाँ पर जो है वो मिस हैं। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि ये क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटना का मतलब है क्या? क्या बादल भी फटते हैं? ठीक है ना, तो हम ये समझ लेते हैं, हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बादल फटने का मतलब क्या होता है? बादल फटने का मतलब होता है, ये देखिए इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं कि एक बादल, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा बादल है यहाँ पर। ठीक है, और कई सारे बादल आकर इकट्ठे हो जाना एक साथ, और एक साथ ही उनका पानी का नीचे ज़मीन पर, है ना, वर्षा के रूप में आ जाना, जो कि, ठीक है, ऐसे ये एक बादल था बहुत बड़ा और यहाँ से बहुत सारा पानी अचानक से आ गया, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ये। ठीक है, और अचानक से आता है, अचानक से एकदम झटके से आता है। ये इंटेंस रेनफॉल होती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, बहुत तेज़ की बारिश होती है, इतनी तेज़ बारिश होती है कि उसी चीज़ को बोला जाता है कि बादल फट गया। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ पर इसको कब बोला जाता है? ये एक वेदर फिनोमेना है। कब बोला जाता है? जब बारिश हमारी कितनी हो? जब बारिश हो हमारी 100 mm पर H की, ठीक है ना, 100 mm पर आवर की, और हमारा एरिया कितना हो? 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया हो। ठीक है, ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि कितना होना चाहिए? शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए और 100 mm पर H का। ठीक है, एरिया कितना होना चाहिए? 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इतना एरिया है, और बारिश कितनी है? 100 mm की बारिश हो जाए। ठीक है ना, 1 घंटे में 100 mm की बारिश हो जाए। ठीक है, अब देखो अब ये कहाँ पर होती है? ये ज़्यादातर हमारा जो देश है वो हिली एरियाज़ में होती है। अब देखो अगर मैं अभी अपना इंडिया बनाऊँ छोटा सा, पहाड़ी क्षेत्र में होती है यानी कि। ठीक है, देखो 1 मिनट, ये देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने ये छोटा सा समझने के लिए इंडिया बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है ना, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया। ये वाला एरिया में क्या है? ये वाले एरिया में हमारे हिमालय हैं। ये पूरा क्या है? हमारा हिली रीजन है मोस्टली, है ना,
मोस्टली हिली रीजन है ये, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पहाड़ हैं, ठीक है ना। तो इसी वाले एरिया में क्या होती है, बादल फटने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अब कौन से मौसम में होता है ये सब, ये होता है मानसून का, जो कि अभी जो मौसम है ना। तो हमारे यहाँ पर कौन सी आती है, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो कि अरब सागर, जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है ना। अरब सागर से पानी लेकर आता है, बंगाल की खाड़ी से भी पानी लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से पानी आता है। अब ये बादल हैं तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ पर इस रीजन में क्लाउड बर्स्ट होने की यानी कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर हो जाती है, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। और इसी से फ्लड, फ्लश और लैंडस्लाइड आती है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, यानी कि कौन से युगम खरीफ फसलों के संबंध में जो है वो सही हैं, ठीक है। क्या वो राइस और वीट है, यानी चावल और गेहूँ है, चावल या कपास है, या वीट ग्राम यानी गेहूँ और चना है, या ग्राम और वीट यानी चना और गेहूँ है। चलो ये तो इंटरचेंज ही हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा ये वाला, राइस और कॉटन, ठीक है। क्या आएगा, राइस और कॉटन इसका आंसर आएगा कि हाँ ये हैं खरीफ फसलें। अब देखो ये जो खबर है ये क्यों आई, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि देखो फूड मिनिस्टर ने क्या बोला है यहाँ पर, जो हमारे खाद्य मंत्री हैं उन्होंने ये बोला है, उन्होंने राज्यों से बोला है, ठीक है। खाद्य मंत्री यानी फूड मिनिस्टर ने राज्यों से बोला है कि अब राज्य जो है डायरेक्टली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से राइस यानी कि चावल को खरीद सकते हैं। अब देखो ये तो खबर है, तो हमसे खबर तो पूछेंगे नहीं, है ना। तो हमसे क्या पूछेंगे, खरीफ क्रॉप्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सीज़न है वो भी खरीफ का ही चल रहा है, ठीक है ना। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, देखो खरीफ क्रॉप सबसे पहली बात तो ये है कि खरीफ फसलें जो हैं वो क्या होती हैं, वो रेनी सीज़न में होती हैं, यानी कि बारिश का जो मौसम है उनमें तो उगाई जाती हैं ये, ठीक है ना, ठीक है। और जो हार्वेस्ट होती है यानी कि उनकी जो कटाई होती है, हार्वेस्ट का मतलब है उनकी जो कटाई होगी वो होगी सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाएगी। अब इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट जो भी फसलें हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये तो कई बार पूछा गया है कि इम्पॉर्टेंट फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये हैं, देखो एक तो हमारा चावल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, बरसातों में उगाया जाता है, ज़्यादा पानी लगता है चावलों में, ठीक है। एक है मक्का यानी कि जो हम भुट्टा खाते हैं, है ना, भुट्टा जैसे हम बोलते हैं, ये वो है। एक है बाजरा, तो बाजरा भी किस में होता है, बरसातों में ही उगाया जाता है। एक हमारी पल्सेस, लेकिन उस पल्सेस में कौन सा, पल्सेस में आएगा हमारी अरहर की दाल, जो हम अरहर की दाल घर में बनाते हैं, ठीक है। एक है कॉटन, जो कॉटन की जो रजाइयाँ जिन्हें हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, है ना, कॉटन के कपड़े या गर्मियों में पहनते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये है खरीफ क्रॉप। और मूंग, उड़द, जूट, कॉटन, है ना, ये वाली पल्सेस भी होती हैं इसके अंदर। कौन सी, मूंग हो गई, उड़द हो गई, उड़द की दाल हो गई, ठीक है। और ग्राउंडनट यानी कि जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली भी तो बहुत अच्छी लगती है सभी को खाने में। तो ये बरसातों में उगती है, और बरसातों में उगती है तो सर्दियों में आते आते फिर सर्दियों में हमें खाने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कौन सी, खरीफ फसलें। तो ये उसके एग्जाम्पल थे, मैंने आपको बता दिए। अब खरीफ के बाद सर्दियों का मौसम आता है तो हम रबी क्रॉप्स भी जान लेते हैं, ठीक है ना। रबी क्रॉप्स यानी कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, रबी की फसलें वो होती हैं जो कि आपकी सर्दियों में उगाई जाती हैं। सर्दियों यानी कि अक्टूबर में उगाई जाएंगी, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में उन्हें उगाया जाएगा, ठीक है। और उनके हार्वेस्ट कब करेंगे यानी कि कटाई कब होगी, तो उनकी कटाई होगी अप्रैल से लेकर के जून के महीने में इनकी कटाई होगी। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट था। अब इसके भी कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गेहूँ, ठीक है, क्या है, गेहूँ हो गया, है ना। मटर हो गई, आपको पता होगा सर्दियों में बहुत मटर आती हैं, है ना, जिनका पुलाव बनाते हैं हम सर्दियों में। फिर आता है चना आता है, ठीक है, चने, हरे हरे चने आते हैं, छोलियाँ आती हैं, उनकी भी सब कुछ बहुत सारी अच्छी सी डिशेस बनती हैं, ठीक है। फिर एक होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब जो हमारा सरसों का तेल होता है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो एक फसल होती है जायद करके, ठीक है, एक फसल है जो कि जायद सीज़न में उगाई जाती है। उसका जायद सीज़न होता है, बहुत ही शॉर्ट सीज़न होता है, माने छोटा सा सीज़न होता है, जो कि इस रबी और खरीफ के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये आ गया
ये जायद, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो जायद में क्या होता है, ककड़ी है ना, खीरा, और जो हमारे तो तरबूज, खरबूज, ये सब होते हैं ककड़ी खीरा टाइप में, ये जो कि जूसी फ्रूट्स होते हैं, तो ये जायद में होते हैं। तो बस हमने एक पढ़ी और हमने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, ठीक है। अब इसी की हमने आपको ट्रिक भी करवाई थी, तो आप हमारी ट्रिक्स में जाकर देख सकते हैं कि हमने आपको इसमें क्या ट्रिक करवाई थी, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यह है इसरोज एम टू एस्टेब्लिश कंट्रीज़ फर्स्ट स्पेस स्टेशन, यानी कि इसरो का उद्देश्य देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करना है। अब देखो यहाँ इसरो की बात करी गई है, यानी कि हमारे भारत की बात करी गई है। ये भारत की स्पेस एजेंसी है, जी हाँ ये हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो इंडिया अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक लेकर आएगा, कब तक स्थापित करेगा, क्या 25 तक करेगा, 30, 28 या 35 तक? तो देखिए 35 तक करेगा इसरो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने ऐसे ही ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, जहाँ पे हमारे 2 एस्ट्रोनॉट आए थे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिनको भेजा जा रहा है, अभी उनकी ट्रेनिंग भी होनी है, अमेरिका में उनकी ट्रेनिंग होगी अभी, ठीक है ना। तो अब वो क्वेश्चन तो आ ही सकता है, प्लस हमारे इंडिया के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हमारा इंडिया कब तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो हमारा इंडिया बनाएगा 2035 तक बनाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कितने टन का है, जो बोला गया है कि 20 टन तक का होगा, ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा हल्का भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में अच्छे से आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए।